हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपका दोस्त मनीष आपके साथ फिर हाजिर हूँ क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर को क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था। आज के सेशन के अंदर हम क्लास 10th के कुछ बेसिक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो पर्टिकुलरली जो लेवल है इस एमसीक्यूज का वो है ओलंपियाड एज वेल एज एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे किसको, एमसीक्यूज को। ये मोस्टली पर्टिकुलर ये आपके थियोरेटिकल पार्ट को भी कंटेन कर रहा है, आपकी नॉलेज को भी कंटेन कर रहा है और साथ साथ ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी द चार्ज ऑन द अदर बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है मस्ट बी जीरो, और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, वो देखते हैं कि इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी। अब हमने जाना था कि कोई भी बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल कब करती है, जब उसके पास क्या है, चार्ज हो। अब चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। सही बात है ना दोस्तों। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि बॉडी कैसे भी हो सकती है, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती है, पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है और जीरो चार्ज भी हो सकता है। यदि जीरो चार्ज की हम बात करेंगे वो हम हायर लेवल में बात करेंगे कि जीरो चार्ज का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 1 मेगावाट इक्वल्स टू, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना किसके बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में है क्या। दोस्तों हम जानते हैं हमारी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, कि पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट VA माइनस VB क्या होता है, W/Q के बराबर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में है क्या, ये है यूनिट ऑफ वर्क, या कह सकते हैं क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको यहां से वर्क निकालना है। वर्क का मतलब क्या हो गया, W बराबर VA माइनस VB इंटू Q। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं इसको VA माइनस VB को मोस्ट पर्टिकुलर V से ड्रॉप कर दूं तो कितना हो जाएगा, W बराबर VQ। ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि मैं यहाँ पे कितना चार्ज मान लूं कि यहाँ पे चार्ज कितना अवेलेबल है, 1 कूलाम चार्ज अवेलेबल है, और 1 कूलाम चार्ज किसके बराबर होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम के। हम ये जानते हैं इस बात को क्योंकि ये Q बराबर फाइनली किसके बराबर होता है, Ne के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम्स। ठीक है दोस्तों, हम ये जानते हैं। यदि मैं इस वैल्यू को Q की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V। ठीक है ना दोस्तों, और यदि मैं इसको यूनिट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, जूल के बराबर। ठीक है, अब आपसे किसकी बात बोली गई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मेगा का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10⁻6। कितना मतलब, मेगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10⁻6। यदि 10⁻6 आपसे बोला गया है तो मेगा में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V इंटू 10⁻, कितना दोस्तों 6। ये किसके बराबर हो जाएगा, यदि इसको मैं क्या बोलूं 1, ये तो हमारे किसके बराबर था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ये किसके बराबर हो गया हमारा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। 10⁻6 किस में है, प्लस में, और ये कितना है, 10⁻⁻19 में है। तो क्या हो, बेस विल भी क्या है, सेम है, तो पावर विल भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 19 प्लस माइनस का 19 प्लस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 13, है ना। तो आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 में 6 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, माइनस का 13। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कितना बन गया आपका, इतनी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना बन गया, 1.6 इंटू 10⁻13 ऑफ जूल के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने V को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, V को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये चार्ज था और ये क्या था,
वोल्टेज था, तो फाइनली जो हमारी यूनिट बन रही थी वो क्या बन रही थी, किसकी बन रही थी, जूल में बन रही थी, यानी कि वर्क डन की यूनिट बन रही थी। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो गई, डेफिनेशन बन गई कि 1 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, हमारे यूनिट ऑफ वर्क या यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻³ ऑफ जूल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैन हैव अ 5 रजिस्टर ईच ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ 1/5 ओम, यानी कि क्या है भैया, एक आदमी के पास कितने रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, 5। ठीक है दोस्तों, अब कि ईच रेजिस्टेंस मैं बोल लेता हूं R1 की वैल्यू से, R1 = R2 = R3 = R4 = R5। ठीक है, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/5 ऑफ ओम। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन है गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम, यानी कि क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, कि यदि हम इन सबको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े कि हमको ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा। सो दोस्तों, आपको याद होगा जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था, तो मैंने ये बात बोली थी, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो आपको क्या देता है, किसी भी सर्किट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी सिस्टम की या किसी भी सर्किट के मिनिमम रेजिस्टेंस को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो हम जानते हैं कि सीरीज क्या देता है आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और जो पैरेलल होता है वो क्या देता है आपको, मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है ना दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यदि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको इन रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन में जाना पड़ेगा। यदि सीरीज कनेक्शन में जाना पड़ेगा तो आपसे बोला गया कि वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा कितना, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा दोस्तों, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके किसके बराबर होगा, उसके आर इक्विवेलेंट के बराबर, इन सबके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हम जानते हैं ना कि आर इक्विवेलेंट इज टू कितना होता है, R1 + R2 + R3 + R4 + R5, हम जानते हैं ये चीज। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/5 + 1/5 + 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/5, 1 2 3 4 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम, 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 5/5 कितना आ गया आंसर आपका, 1 ओम। ठीक है, तो आपका यदि इन सभी रेजिस्टेंस को मैं किस में कनेक्शन करूंगा, सीरीज कनेक्शन में करूंगा, जो कि क्या गवर्न करेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को गवर्न करेगा, तो आपका वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा नंबर ठीक हो गया दोस्तों, फर्स्ट ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मटेरियल विच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो देम इज कॉल्ड इंसुलेटर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कंडक्टर, थर्ड सेमीकंडक्टर, और डी बोल रखा है अलाउ, सॉरी क्या बोल रखा है, अलाउ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि करंट को इजीली कैसे, किसके कारण, किसके अंदर फ्लो हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो जाएगा। क्यों, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से क्या होता है, इजीली करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो आपका आंसर कौन सा ठीक हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमको क्या बोला गया है, इफ I is the current through a wire and E is the charge of electron, then the number of electron in t second will be given by, यानी कि आपको क्या बोल रखा है कि लेट सपोज एक वायर है, ठीक है, ये इसका A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है,
आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सेकंड के अंदर, टी सेकंड के अंदर, ठीक है, टी इज इक्वल टू टी सेकंड के अंदर। तो मेरे से क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करें, करंट की बेसिक डेफिनेशन से चलें। तो करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि आई बराबर क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम ये चीज जानते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई बराबर क्या होता है दोस्तों, टी, हाँ या ना, ये जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि फर्दर हम क्यू को क्या ले सकते हैं, एन ई, क्योंकि नंबर ऑफ क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं, तो क्यू को क्या हम क्या फर्दर क्या ले सकते हैं, एन ई बाई टी, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये एन फाइंड करना है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखें तो आई बराबर कितना हो गया, एन ई बाई टी, इसको ऊपर देख लेते हैं, ये क्या होगा, आई टी बराबर एन ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों इस तरीके से, ये आई से इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो इस तरीके से हमने क्या करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो ये क्या हो गया, एन बराबर क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस किसी मेटेलिक वायर में से फ्लो होते हैं, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन ऑफ, हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बाद कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। हम क्या जानते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हम क्या बोलते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, करंट फॉर्म होता है। लेकिन कन्वेंशनली वर्ड लगा रखा है दोस्तों, क्या वर्ड लगा रखा है, कन्वेंशनली। और मैंने बताया था कि कन्वेंशनल करंट का जो मतलब होता है वो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन से सेंस करता है, और वो हमने क्या बोला था कि कन्वेंशनली हमने करंट की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग मान रखी है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मान रखी है, कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी फ्लो होने की, पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, अब एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है दोस्तों, प्रोटॉन्स के पास होता है, किसके पास होता है दोस्तों, प्रोटॉन्स के पास। अब ये प्रोटॉन्स के पास है तो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसके डायरेक्शन को फॉलो करता है, प्रोटॉन्स की डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डायरेक्शन होगी, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब दोस्तों स्पेसिफिक जहां पे वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम दोस्तों। कहीं पे भी जहां वर्ड आ जाए स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब देखो मोस्ट जनरल सेंस के अंदर तो होता है पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है ना दोस्तों। अब आपसे पूछा गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। अब यूनिट का मतलब क्या हो गया कि इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट निकाली, रेजिस्टेंस को हम ओम में मुझे करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम पर मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ओम पर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन ऑल्सो डबल, देन द रेजिस्टेंस विल बी।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। क्या बोला गया है कि लेंथ क्या कर दी गई है, लेंथ को क्या कर दिया गया है डबल, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या कर दिया गया है डबल, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जब देखा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनके बारे में बात करी थी, तो हमने क्या बोला था कि जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो उसकी किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और उसकी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं क्या मान लेता हूं जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन जो है वो मान लेता हूं L है, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो क्या रहने वाली, कांस्टेंट आने वाली है। फाइनल कंडीशन को क्या मान लेता हूं मैं, लेंथ को मान लेता हूं L1, एरिया को मान लेता हूं A1। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। ये मेरी इनिशियल कंडीशन है, ये इसको RF RI के नाम से ले लेता हूं मैं। RF कितना हो जाएगा, रो अपनी जगह है। लेंथ कितनी कर दी गई है दोस्तों, डबल कर दी गई है, यानी कि L1 और एरिया कितना हो गया A1। अब क्या मतलब लेंथ डबल कर दी गई, इनिशियल की कंडीशन में क्या कर दी है, लेंथ डबल कर दी गई है, तो ये L1 एक्चुअल में है किसके बराबर, 2L के बराबर, और ये जो A1 एरिया है वो किसके बराबर है, 2A के बराबर है। इन दोनों वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ देखो कि RF बराबर कितना हो जाएगा, रो तो अपनी जगह है ही, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2L, इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2A, तो A 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो R फाइनल की वैल्यू भी कितनी आ गई, रो L A, और इनिशियल कंडीशन भी तो क्या थी, रो L A, यानी कि जब मैं लेंथ को डबल कर दूंगा और एरिया को डबल कर दूंगा तो हमारे जो रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, नो चेंजेस इन रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, कि रिमेन अनचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग है और ओलंपियाड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो ये हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है हमारे क्लास 10th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो गिवन नहीं है, लेकिन क्लास 12th में जब आप आओगे तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कहते किसे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज बैठा हुआ है, से पॉजिटिव क्यू चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई भी चार्जेस है तो उसके पास क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी अनदर चार्ज को अपनी तरफ अटैक कर सकता है या रिपल कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, यदि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर क्या कर सकता है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और यदि मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यानी कि इस चार्ज के पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अनदर चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, है ना दोस्तों। ऐसा थोड़ी है, यदि एक चार्ज मैंने अजमेर में रख रखा है फॉर एन एग्जांपल और एक चार्ज को जयपुर में रख रखा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस चार्ज की वो रेंज ही नहीं है ना। आपने प्रैक्टिकली फील किया होगा, फॉर एन एग्जांपल आप दो मैग्नेट ले लो, मैग्नेट सबने खेला है बचपन के अंदर। आपने देखा होगा कि जब मैं मैग्नेट को दूर दूर रखता हूं, बहुत दूर दूर रखता हूं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती है, सही बात है ना। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उस मैग्नेट की रेंज ही नहीं है, यानी कि उनका वो फील्ड ही नहीं है जिसके अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जब दोनों को पास लेके आता हूं तो आपस में क्या होता है, सडनली क्या होता है, चिपक जाते हैं, हाँ या ना, क्योंकि वो एक दूसरे को एकदम से क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली फील किया है ना दोस्तों।
तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेट के केस के अंदर भी क्या होता है, वो अपने क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई यदि अदर पार्टिकल या अदर मैग्नेट आएगी तो वो उसकी तरफ या तो अट्रैक्ट हो जाएगी या रिपल हो जाएगी। सिमिलर कहानी किसके साथ है? इन चार्जेस के साथ भी है। चार्जेस भी क्या करते हैं, अपने आसपास क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करते हैं इस तरीके से। हमेशा नहीं सर्कुलर हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए क्या मान रखिए, सर्कुलर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्जेस आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल इस पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया, तब जाके ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये फील्ड बना कि जिसके अंदर कोई अदर चार्ज आके क्या करे, दूसरे चार्ज का क्या करे, फोर्स को इन्फ्लुएंस करे या दूसरे चार्ज को फोर्स को क्या करे, फील करे, तो वो फील्ड क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना दोस्तों? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर क्या हो, कोई अनदर चार्ज आए तो वो क्या करे, एक अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स को क्या करे, फील करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब हमारे से पूछा क्या गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू। क्या होता है दोस्तों, एफ बाई क्यू फॉर्मूला होता है। एफ यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा एफ यहाँ पे कौन सा फोर्स है, कुलामिक फोर्स है या कुलाम फोर्स है। कुलाम फोर्स दोस्तों आपको याद होगा, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, उसके अंदर मैंने बात करी थी कि जब दो चार्जेस को एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रख दिया जाए, फॉर एन एग्जांपल ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, फॉर एन पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है ना? वो फोर्स वो क्या, कौन सा फोर्स होता है दोस्तों, कुलाम फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, कुलाम फोर्स का फॉर्मूला है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ये कौन सा फॉर्मूला है, कुलाम फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना बताया, एफ बाई क्यू। ठीक है ना दोस्तों? तो एफ की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन। और चार्ज बैठा हुआ है, पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है ना दोस्तों? बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया, कुलामिक फोर्स समझ में आया। यदि दो चार्जेस एक सफिशिएंट डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यदि मैं आपको यहाँ पे कुलाम्स लॉ थोड़ा रंग से समझाऊं, तो कुलाम्स लॉ एक्चुअली में कहता क्या है कि यदि दो चार्ज एक आर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर के Q1 Q2 के क्या होंगे, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे F बराबर F प्रोपोर्शनल हो गया किसके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। यदि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आया, एक कांस्टेंट आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है, मेरा कुलाम फोर्स है। इसका फॉर्मूला तो सिमिलर से है हमारे ग्रेविटेशनल फॉर्मूले के बराबर जैसा। ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में तो हमने ये पढ़ा था कि भैया दो मासेस हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, और दोनों को मैंने r डिस्टेंस पे रख रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F इजिकल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना दोस्तों? ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो सेम फॉर्मूला किसके लिए, कुलाम फोर्स का है। या बस यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये फॉर्मूला किसने दिया हमको, कुलाम्स ने दिया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के केस के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ पे निकाल दी थी हमने, क्या आया, न्यूटन पर कुलाम। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 वोल्ट। अब दोस्तों हम जानते हैं कि वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल
डिफरेंस की, किसकी दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर VA माइनस VB या फिर मोस्ट पर्टिकुलरली मैं बोलूँ V इस किसके बराबर होता है दोस्तों, W/Q के। ये हम जानते हैं ना इस फॉर्मूले को। अब हमसे क्या बोला गया है कि ये 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो इसको देखते हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल हो सकता है क्या, देखो 1 जूल हो सकता है क्या, जूल किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, वर्क की या एनर्जी की। तो यहाँ पे तो वर्क तो आ गया लेकिन क्यू के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया, 1 जूल पर कूलाम, ये हो सकता है क्या है, 1 जूल पर कूलाम, यानी कि इसको मैं क्या बोलूँ, जूल के अंदर, और ये क्या हो गया कूलाम, तो 1 जूल पर कूलाम यानी कि 1 वोल्ट की, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 1, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझको कितना वर्क डन करना पड़ेगा 1 जूल, ठीक है, सही बात है ना। देखो इस तरीके से समझो इसको, 2 पॉइंट है A और B, ठीक है, एक सफिशिएंट डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई Q चार्ज बैठा हुआ है, हमारा टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलाम। यदि इस टेस्ट चार्ज यानी कि 1 कूलाम चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा दोस्तों, आपके किसके बराबर होगा, 1 जूल पर कूलाम, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा ठीक हो गया इसके अंदर, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हमारी बेसिक सी बात थी, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके थे। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर इनवर्स किसके इक्वल्स होगा, इक्वल्स टू, ठीक है दोस्तों। इसको हमको क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि 1 वोल्ट एक्चुअल में होगा किसके, उसको देखते हैं पहले। 1 वोल्ट अभी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, किसके, 1 जूल पर कूलाम के, ठीक है। 1 वोल्ट मीटर इनवर्स को देखते हैं सबसे पहले, ये 1 वोल्ट मीटर इनवर्स है क्या, 1 वोल्ट मीटर इनवर्स, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है ना दोस्तों। हमको पता है कि 1 वोल्ट एक्चुअल में किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलाम के, तो वोल्ट की जगह तो हम क्या पुट कर दें, 1 जूल पर कूलाम डिवाइडेड बाय किससे, मीटर से, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 वोल्ट मीटर इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल कूलाम इनटू मीटर के। तो हमारे ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा दे रखा है क्या, ऑप्शन के अंदर हम देखा जाए तो हमारा ए भी मैच नहीं करता, बी भी मैच नहीं करता, सी भी नहीं, सी के ऊपर देखें तो क्या आ रहा है, जूल पर मीटर इनवर्स आ रहा है और जूल पर मीटर इसको मीटर -2 आ रही पावर। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी तक तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा इसको और देखते हैं जूल को, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में जूल है क्या, जूल किसकी यूनिट है दोस्तों, वर्क की, ठीक है ना। वर्क एक्चुअल में होता क्या दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना, ठीक है दोस्तों। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होती है दोस्तों, मीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको रिप्लेस करूं 1 जूल को मैं क्या लिखूं, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलाम इनटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम, यानी कि हमारा आंसर आ गया न्यूटन पर कूलाम, यानी कि न्यूटन इनटू कूलाम इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा आंसर देखें तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो 1 वोल्ट मीटर इनवर्स किसके बराबर हो गया, न्यूटन इनटू कूलाम की पावर -1, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसके अकॉर्डिंग ठीक हो गया। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ठीक है। इफ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस,
जो दोस्तों हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके थे, जो रेजिस्टिविटी होती है जो या फिर रेजिस्टेंस जो होता है उसका अपोजिट क्या था, कंडक्टेंस होता है। ये सबके हम बारे में बात कर चुके थे। तो रेजिस्टेंस क्या था, 1 अपॉन रेजिस्टेंस किसके बराबर था दोस्तों, 1 अपॉन रेजिस्टेंस किसके बराबर था, कंडक्टेंस के बराबर। ठीक है दोस्तों। अब 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, ओम, यानी कि 1 अपॉन ओम किसकी यूनिट होगी, कंडक्टेंस की। ठीक है ना दोस्तों, इतने बारे में हम जानते हैं। अब 1 अपॉन ओम को क्या लिखे, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स किसकी यूनिट होगी दोस्तों, कंडक्टेंस की। यहां तक भी ठीक है। सो सर हमारे पास आंसर क्या दे रखा है कि ओम, वोल्ट, मो, ओम इंटू मीटर इनवर्स। इसमें तो हमारा एक भी आंसर ठीक नहीं हो रहा। सो दोस्तों देखा जाए तो जो टेक्निकली जो लिखा गया है ओम की पावर -1, अब इसको कन्वीनियंट के लिए अकॉर्डिंग की ओम की पावर -1 को क्या लिख देते हैं, हम उल्टा लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मो, MHO उल्टा लिख दिया हमने। तो ये किसकी यूनिट बन गई आपकी दोस्तों, कंडक्टेंस की। ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मो। हमसे क्या बोला गया है कि गुड कंडक्टर हैव अ मेनी लूजली बाउंड, क्या होते हैं कंडक्टेंस के अंदर, कंडक्टर जनरली हमने क्या बोला था, मेटल होते हैं। मेटल, मेटल के अंदर क्या पाया जाता है, एक लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्न होती है ना दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमको दे रखे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोला था 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर -3 माइक्रो एम्पियर या 10 एम्पियर, ये देखना है आपको। तो पहला ऑप्शन मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्लियर होगा बात। ए ऑप्शन दे रखा है आपको 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर, बी दे रखा है 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर, सी दे रखा है आपको 10 टू द पावर -3 माइक्रो एम्पियर, अब डी बराबर क्या दे रखा है 10 एम्पियर। इनमें से देखना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एम्पियर की। माइक्रो का सिंबलाइज कैसे होता है दोस्तों, म्यू। ये किसका सिंबल है, माइक्रो का। ठीक है, बात समझ में आ रही। मेगा के लिए हम क्या यूज कर रहे थे दोस्तों, मेगा, मेगा के लिए एम, माइक्रो के लिए क्या यूज करते हैं, म्यू। ये क्या था, एम स्टैंड फॉर मेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा माइक्रो, मिनी, नैनो, सुना होगा ना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी की। मिनी कितना होता है दोस्तों, 10 टू द पावर -3। माइक्रो कितना होता है दोस्तों, माइक्रो 10 टू द पावर ऑफ -6। और एक और होता है दोस्तों नैनो। नैनो का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -9। यदि आप लेंथ के अकॉर्डिंग बात करो तो मीटर, मीटर, मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 टू द पावर -6 ऑफ एम्पियर के। ठीक है, जैसे मीटर था ना, मीटर के अंदर लेंथ की हमने यहाँ पे बात करी थी, किसको लेके चले थे, लेंथ। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, 1 एम्पियर, किसकी पूछी बारे में बात की गई है, ये भी किसके बराबर 1 माइक्रो एम्पियर, और ये किसके बराबर 10 टू द पावर 6 -6 एम्पियर के। अब आपसे पूछा गया है 1 एम्पियर, तो मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूँ सर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, इसको मैं पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 10 टू द पावर +6 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, 10 टू द पावर +6 10 की पावर +6 माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर +6 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर आ रहा है, आपके 1 एम्पियर के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो गया, ए ऑप्शन हमारा
ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ 1 माइक्रो एम्पियर करंट। कितना बोला गया दोस्तों, 1 माइक्रो एम्पियर आपको करंट बनाना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, कितना n रिक्वायर्ड होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर कुछ गिवन नहीं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऑफ कूलम, ठीक है। हम करंट की बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं कि I इजिकल्स टू कितना होता है, Q/T, और इसकी हम जो यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एम्पियर, यानी कि क्या होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको कितना करंट बनाना है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट, यानी कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर ऑफ करंट बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। आपको करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁻⁻⁶। यहाँ सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 10⁻⁻⁶ आपको यहाँ गिवन है आई की वैल्यू। Q बराबर हमने अभी जानते Q बराबर कितना होता है, NE और टाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब 1 माइक्रो एम्पियर करंट बनाना, हम क्या करते हैं कि टाइम भी कितना होगा, माइक्रो में एक सेकंड लगा होगा ऑलमोस्ट, तो हम उसको कितना मान लेते हैं, 1 सेकंड का क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा उसको, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 सेकंड हो गई, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ इजिकल्स टू NE, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई E इजिकल्स टू n, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना, हमने 1E के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम जानते ही हैं, ठीक है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इजिकल्स टू n। अब इसको सॉल्व करना है, ये 10 की पावर -19 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी कि 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 1.6 इजिकल्स टू n, ठीक है ना। अब बेस इस कॉमन है तो पावर विल भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो -6 प्लस का 19 कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 13, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, 10⁻+13 डिवाइडेड बाई 1.6 इजिकल्स टू n। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम फर्दर कहाँ सॉल्व करें, कहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻13 डिवाइडेड बाई 1.6 इजिकल्स टू n, ठीक है। अब 10⁻13 को मैं क्या लिख दूं, 10⁻2 डॉट 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 इजिकल्स टू n, ठीक है ना दोस्तों। 10⁻2 को क्या लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.6 हटाया, 1 0, ये पॉइंट हटाइए, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, एक और आ गया आपके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना बन गया आपका, 1.6 की जगह कितना बन गया, 16 बन गया। अब कौन सी टेबल से काटे, 4 की टेबल से काटे, 4 4 जा 16, और ये कितना आ गया 25, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻, कितना हो गया 12, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब 25 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, करके देखते हैं, इस तरीके से करें, 25 डिवाइड बाई 4 की टेबल बोले तो 4 6 24, बच्चा कितना 1.0, ठीक है। 4 2 जा 8, बच्चा कितना 2, 0 एक और आया तो कितना आ गया 6.25, यानी कि 25 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 ऑफ 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस काम में आ रहे हैं हमारे, 6.25 इंटू 10⁻12 चार्जेस काम में आ रहे हैं, कितना करंट बनाने के लिए, 1 माइक्रो एम्पियर करंट बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर कौन सा ठीक हो गया, आंसर नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना दोस्तों। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ अ वायर हैव अ रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी तो देखिए दोस्तों 1 ओम, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, लेंथ कितनी होगी, पहले जो लेंथ यदि मान लिया L1 लेंथ थी तो L2 कितनी होगी, तो इसकी 2L1 के बराबर होगी,
ठीक है दोस्तों, इतनी बात बोलेगी ये। देन द रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि R2 रेजिस्टेंस कितना होगा यदि ये R1 मान लिया जाए तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, सिंपली देखें तो हम क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया के ऊपर। ठीक है, ये हम चीज जानते हैं। अब सोचो दोस्तों क्या क्या, क्या कर रहा है ये कि फॉर एन एग्जांपल इस तरीके का सिंपल एक वायर था। ठीक है, यदि ये एक सिंपली इस टाइप का वायर था तो आप सोचो यदि मैं इसको खींच रहा हूँ, इस तरीके से इसको मैं खींच रहा हूँ तो क्या वो लेंथ तो डबल होगी, तो लेकिन उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंपली यदि मैं बात करूँ कि इस तरह का एक वायर है, आप इसको दोनों साइड से यूँ खींच रहे हो तो क्या होगा, लेंथ तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये क्या होता चला जाएगा, लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन एरिया क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा ना। यानी कि जैसे जैसे मैं लेंथ डबल करता चला जाऊंगा एरिया कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी कि एरिया भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हिडन पार्ट है ये कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि सिलेंड्रिकल आपको लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो क्या है कि यदि आप लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि A2 कितना हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ E1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। यदि R1 केस के लिए ज़्यादा फॉर्मूला लिखे तो R1 इज इक्वल टू रो तो अपनी जगह L1 A1, R2 बराबर रो L2 बाई A2। डिवाइड करें दोनों को, यदि एक दूसरे से डिवाइड करें इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, रो से रो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई A1 डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई L2 बाई A2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करके लिखें, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई A1 तो अपनी जगह ही, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल A2 बाई L2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया है कि लेंथ किसके बराबर जाएगी, L1 तो अपनी जगह ही है, A1 भी अपनी जगह है, A2 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ऑफ A1। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, कितना बचा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो ये कितना बच गया 1/4। ठीक है, तो R1 बाई R2 कितना बन गया 1/4 हो गया, यानी कि R2 बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 4R1 बराबर R2, यानी कि R2 कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल जो रेजिस्टेंस बना आपका, जो फाइनल जो रेजिस्टेंस बचा वो क्या बन गया, 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वाले रेजिस्टेंस के, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यदि मैं फाइनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो R2 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 ओम, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 ओम। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है, मैंने R1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो R1 की वैल्यू थी आपकी 1 ओम, तो इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कितना बन गया 4 ओम बन गया। ठीक है दोस्तों, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यदि एक सिलेंड्रिकल वायर है या रॉड है जिसको मैं स्ट्रेच करूंगा, यदि मैं लेंथ डबल करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वरना आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी हमने निकाला था क्या था, ओम इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अभी करा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है कि इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, smaller than of any individual resistance, C option greater than any individual resistance, or sometimes greater or sometimes smaller than the individual resistance। सो दोस्तों, हमने जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो हमने पहले भी बात करी थी, या फिर अभी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था तो हमने भी बात करी थी, जो सीरीज कनेक्शन था वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा था और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था वो मिनिमम रेजिस्टेंस दे रहा था। और मिनिमम कितना कि वो जो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होगा, कम रेजिस्टेंस को आपको देगा।
ठीक है, जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आएंगे, न्यूमेरिकल्स को हम जब सॉल्व करेंगे तब ये बाद में प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको, मिनिमम रेजिस्टेंस। कितना मिनिमम, कि वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी क्या देगा, कम वैल्यू देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर कौन सा ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल लो दोस्तों या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, दोनों ही एक ही वर्ड है या एक ही तरह का सेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कि या फिर नाइदर स्केलर नॉट बी वेक्टर, और समटाइम्स डी ऑप्शन जो बोल रखा है समटाइम्स स्केलर और समटाइम वेक्टर। सो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, क्वेश्चन नंबर 19, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ए, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए वो हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा था ना कि यदि मैं एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रख दूं तो वो जरूरी थोड़ी है कि चार्ज हमेशा इस डायरेक्शन में आना चाहिए या फिर इस डायरेक्शन से आना चाहिए, इस डायरेक्शन से आना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जगह क्या रहने वाली थी, सेम रहने वाली थी, यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर या समटाइम स्केलर और समटाइम वेक्टर। सो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात पे बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बोला, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। अब क्या है, Q टेस्ट चार्ज है, कहाँ बैठा हुआ, B से। तो आप सोचो, सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब हमारी किसकी बात हो रही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो दोस्तों वर्क कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। यदि हम जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में जब स्केलर क्वांटिटी का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा आता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो वर्क डन है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। इन कूलम्ब्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज अ यूनिट। देखो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ कि दो चार्जेस बैठे हुए हैं, Q1 इधर बैठा हुआ है, Q2 इधर बैठा हुआ है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि मैं R मान लेता हूं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स था, कूलम्ब फोर्स था, वो कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, अब हमसे ये बोला गया ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है इसकी यूनिट क्या है, K की यूनिट निकालनी है आपको। निकाल सकते हैं हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। K की कोई यूनिट नहीं है, हमको फाइंड करनी है। चार्जेस, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, R क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर। तो मीटर का भी क्या है, स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम यदि K की वैल्यू निकालें तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन
इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर इजिकल्स टू के। तो ये किसकी यूनिट बन गई आपकी? के की यूनिट आ गई। के की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट आ गई? हमारी के की यूनिट आ गई। तो के क्या, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है? अपना रेजिस्टेंस को क्या करता है? बार बार को चेंज करता है। तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियोस्टेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। हमसे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज 2 coulombs फ्रॉम अ पॉइंट एट अ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। ठीक है, क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 23। ये दोस्तों मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको वी ए के ऊपर पोटेंशियल दे रखा है आपको 128 वोल्ट्स। ठीक है, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो आपको दे रखा है 118 वोल्ट्स। ठीक है, आपसे बोला गया है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा यदि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज बैठा हुआ है। कितना? एक यूनिट चार्ज बैठा हुआ है। साफ साफ देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हाउ मच वर्क डन इज क्या बोला गया? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अप 128 वोल्ट तक। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपने क्या मान लिया? लेट यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? यूनिट चार्ज बैठा हुआ है। कितना है दोस्तों? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 coulomb होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी इजिकल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है ना, तो आपको ये डब्ल्यू तो फाइंड करना है। वी ए की वैल्यू कितनी देगी? 128। वी बी की वैल्यू 118। आपने चार्ज की वैल्यू कितनी बन ली? 1। तो ये 118 माइनस 128 माइनस 118 की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑलमोस्ट 10। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। यानी कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? 10 जूल। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? द लॉ दैट गवर्न द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी इतने से बात करी थी, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम बात करी थी कि दो चार्जेस के बीच के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग लगता है? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन क्या है। अ चार्ज Q is placed at the center of a line joining of a two equal charges Q. The system of a three charges will be in equilibrium. क्या बोला गया? सिस्टम किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। इफ Q is equal to, यानी कि Q किसके बराबर होगा कि तब हमारा सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम के अंदर हो। तो कंडीशन देखते क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, ये मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे क्यू चार्ज है। यहाँ पे भी कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, और सेंटर के अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है? स्मॉल क्यू चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, और ये क्या बोला गया? ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होंगे? अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है दोस्तों, वो देखना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो कितना होना चाहिए? 0, है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सेंस ऑफ इक्विलिटी, सेंस ऑफ इक्वालिटी। अब सेंस ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे चार्ज बैठे हुए हैं तो चार्ज बैठा हुआ है तो चार्जेस के बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो समीशन ऑफ द फोर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है। अब ये देखते हैं,
अब यदि मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो चार्जेस बैठे हुए हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब क्या हो कि इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स लग रहा है कौन सा, कूलम्ब फोर्स, और इन दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तभी तो क्या होंगे, दोनों सिस्टम क्या होंगे, इक्वलिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है उन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी कि द फोर्स बिटवीन ए ओ किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स बिटवीन ए बी, ठीक है ना दोस्तों। यदि इन दोनों की वैल्यू पुट करूं मैं, फोर्स ए ओ की वैल्यू पुट करूं, तो हम क्या लिखे, इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि अब मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। मिड पॉइंट बोला गया ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2r है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखें, q इंटू क्यू, ठीक है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर, इक्वल होगा ए बी की हम बात करें तो वो कितना होगा, k q इंटू क्यू, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर, आर और प्लस आर कितना हो गया, 2r, तो किसका हो गया, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है, k से k कैंसिल आउट हो गया, अब एक q से एक q कैंसिल आउट हो गया। अब यदि इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4r स्क्वायर, ठीक है। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई q/4, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे तो हमने q की वैल्यू तो हमने आ गई। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर आपको क्या गिवन है कि आपको माइनस का q/4 भी गिवन है और प्लस का q/4 भी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये सोचते हैं। अब ये सोचो कि यदि इन दोनों के बीच में, यदि इन दोनों को इक्विलिब्रियम के अंदर आना है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर आना है तो भैया इन दोनों के बीच का फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब फोर्सेस की वैल्यू इक्वल तो हो जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन सर डायरेक्शन ऑफ क्या हो कि ये भी क्या करेगा, इन दोनों के बीच में दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये एक दूसरे से क्या भागना चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे। सही बात है ना कि ये दो चार्जेस बैठे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं ना, तो एक दूसरे से बाहर भागेंगे। यानी कि कन्वेंशनली यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि यदि ये पास पास आते हैं, क्या बोलते हैं कन्वेंशनली में, क्या बोलते हैं, यदि पास पास आते हैं तो कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और यदि ये दूर दूर भागते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आती है, नेगेटिव डायरेक्शन आती है। तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन आने के कारण का मतलब क्या है, ये दूर दूर भागने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। Two small sphere, each carrying of equal charge, are placed r meter apart. If one of the sphere is taken around the one of them a circular path of a radius r, then the work done will be equals to. पहले क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, क्या बोल रखा है, दो चार्ज स्पेयर है, ये पहला चार्ज स्पेयर, ये दूसरा चार्ज स्पेयर, इसके पास कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसके पास भी चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला गया है कि यदि मैं इसी रेडियस को मानते हुए, इसी को r मानते हुए, इसको इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाऊं, इस तरीके से एक को दूसरे के अराउंड घुमाना चालू करूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब वर्क डन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां देखो,
यहाँ पे यदि ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है आर रेडियस के अकॉर्डिंग, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? हम जानते हैं ना सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यानी कि सर्कमफेरेंस कितनी है? 2 पाई आर के बराबर होगा। लेकिन वर्क के अंदर क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर्कुलर पाथ के ऊपर? सर्कुलर पाथ के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, वो कितना होता है दोस्तों? 0। तो हमारा वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ये था इस वीडियो का एंड। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 26 हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके फर्दर क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।